नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात आगे बढ़ाएंगे। हमारा पंचम महत्वपूर्ण चैप्टर है विधायिका की बात करें। एक लेजिस्लेचर है वो किस तरह से काम करती है। आपको मैंने पढ़ाया था कि सरकार है वो वैसे क्या है। तब आपने कहा था कि सरकार सर एक संस्था के रूप में काम करती है जिसका काम होता है देश का शासन चलाने का। उसमें सरकार का एक अंग है, उसकी हमने बात की थी। मैं बात को है यहाँ से थोड़ी बढ़ाऊंगा, आपको वापस सरकार के मुद्दे के ऊपर लेके चलूँगा कि सरकार है वो क्या है। आप आइए यहाँ पर, सरकार, ये सरकार है। सरकार के मैंने बताया था कि 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग। कौन कौन से 3 अंग है उनको आप है वो देख लीजिए जरा। तो सरकार के यदि अंगों की बात की जाए तो उसमें अंग आपके आ जाएंगे कार्यपालिका आएगी, उसमें विधायिका आएगी, उसमें है वो आपके न्यायपालिका आएगी। 3 है वो सरकार के बेसिक अंग। कितने हैं? 3 अंग। क्या नाम है? कार्यपालिका, दूसरी कौन सी है? विधायिका, और तीसरा जो अंग कौन सा है? न्यायपालिका। आप समझिए बात को। पीछे जो हमने चैप्टर पढ़ा था चतुर्थ, उसमें हमने कार्यपालिका के बारे में बात की। किसके बारे में बात की थी? एग्जीक्यूटिव के बारे में है वो बात की थी। आज हम बात को जो आगे बढ़ाएंगे वो हम बेसिक विधायिका के ऊपर है वो बात को आगे बढ़ाएंगे कि विधायिका है वो क्या है, किस तरह से है वो विधायिका काम करती है। तो विधायिका को है वो आज हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, यदि विधायिका देखी जाए तो एक ऐसी संस्था, एक सरकार का ऐसा अंग है जिसका काम होता है विधि निर्माण का। इसका काम है वो कार्य करना। कैसा कार्य करना? देश के शासन प्रशासन का वो काम करना, शासन चलाना। उस हेतु क्या करोगे आप? नियमों को लागू करोगे, कानून कायदों को, नियमों को क्या करोगे आप? लागू है वो करोगे। तो कार्यपालिका का काम है नियमों को लागू करना। क्या होता है? नियमों को लागू करना। ठीक बात। विधायिका का काम है विधि निर्माण का। क्या काम है इसका? विधि निर्माण, विधि निर्माण। बस यहीं से बात आपको पकड़नी, सीधी बात। अब आप ये मत पूछना कि सर विधि क्या है, चलो ये भी बता ही देते हैं विधि क्या है। विधि यानी कानून। विधि का मतलब क्या हुआ? कानून। अक्सर कहते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई तो कहते हैं साहब क्या करें, ये तो विधि का विधान है, ये तो विधि का विधान है, इस रास्ते तो पूरा संसार गया है, तो सभी को है वो जाना पड़ता है। यानी विधि का विधान है, यानी ये प्रकृति की देन है, ये कानून है और इसी रास्ते सभी को जाना। तो ऐसा देश में शासन जो होता है उसे विधि कहा गया है। तो विधि जो निर्माण है उसका काम है वो कौन करती है? विधायिका है वो करती है। अब ये तो कानून को लागू कर रही है, ये है वो निर्माण कर रही है। अब यदि किसी भी तरह का कानून में विवाद होता है, कोई कानूनी मामला आया, कोई कानूनी विवाद आया, जैसे विद्यालय ने है वो कुछ कानून बनाए, ठीक है। अब उन कानूनों को लागू करने का काम है हमारा अध्यापकों का। जो प्रत्येक कक्षा का अध्यापक है वे क्या है? कार्यपालिका के रूप में काम कर रहे हैं, उन कानूनों को लागू कर रहे हैं। लेकिन अब यदि किसी भी तरह का कानून में विवाद है, विवाद ये है, हमने कहा कि सुबह 7 बजते आपकी क्लास है वो लगेगी और शाम को आपको 7 बजे फ्री गई, तब कहा सर हम तो पढ़ेंगे तो क्या भूख मर के मर जाएंगे, ऐसी स्थिति हमारी तो हालात खराब कर दोगे। तो ये कानूनी क्या, एक विवादित मसला है, इतना है वो कोई नहीं कर सकता एफर्ट। तो आपके पास में एक ऐसी संस्था है, कोई कानूनी विवाद हुआ तो आप वहां जाइए, वह आपको क्या करेगी? न्याय दिलवाने का काम करेगी कि साहब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं और हमें बचा लो, नहीं तो हम है वो मारे जाएंगे। तो ये एक जुडिशरी जैसी संस्था है। तो आपने क्या सीखा? आपने कहा कोई सरकार है जो देश का शासन चलाने का काम कर रही है, और सरकार के बेसिक है वो कितने अंग होते हैं? 3 अंग है वो सरकार के होते हैं। कितने अंग हो जाएंगे आपके? 3 अंग हो जाएंगे। कौन कौन सा? पहला आपका कार्यपालिका आ जाएगा, फिर आपका कौन सा आ जाएगा? विधायिका आ जाएगी, और फिर है वो आपकी क्या आ जाएगा? न्यायपालिका है वो आ जाएगी। तो ये बेसिक है वो क्या है कि आपके सरकार के ये 3 है वो अंग निकल कर हमारे सामने आए। ये एक सरकारी सिस्टम के रूप में हम विधायिका की बात कर रहे थे, पुनः बात यहाँ है वो आई। तो हम आज किसकी बात करेंगे? आज विधायिका की है वो बात करेंगे। किसकी करेंगे? विधायिका, यानी विधि निर्माण वाली है वो संस्था, उसकी है वो बात करेंगे। बात है वो मुख्य मुद्दे के ऊपर आते हैं। प्रथम आपका जो बिंदु है
कि हमें है वो संसद है वो क्यों चाहिए। प्यारे बच्चों, यदि देखा जाए हमारे जो भारत की जो विधायिका है, हमारी जो विधायिका है, यहां थोड़ा सा पुनः समझिए, हमारी जो विधायिका है उसको संसद कहा गया। क्या कहा गया है? संसद है वो पार्लियामेंट कहा गया। कहां पर? भारत में। जैसे अमेरिका का एक उदाहरण देखो, अमेरिका में जो विधायिका उसको क्या कहा जाता है? कांग्रेस है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस है वो कहा जाता है। और हमारे यहाँ पर संसद कहा जाता है। संसद जिसको इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, तो हमने ब्रिटेन से व्यवस्था ली, इसलिए हमारी है वो पार्लियामेंट है। तो ये संसद है वो बेसिक रूप से काम करती है संघीय सरकार में। कहाँ पर करती है? ये जो विधायिका है, ये विधायिका भी 2 स्तर पर काम करती है। कितने स्तर पर करती है? 2 स्तर पर। कैसे? एक तो पूरे देश के लिए तो हम कहेंगे कि भारत, या पूरे देश के लिए क्या कहेंगे? संघीय विधायिका। क्या कहेंगे? संघीय। अब संघीय का मतलब क्या हुआ? संघीय का मतलब हुआ पूरा संघ और राज्यों दोनों के लिए है वो कानून बनाएंगे, उसके क्या होंगे? वेद होंगे। तो ऐसी स्थिति में कौन सी संस्था है आपकी? ऐसी स्थिति में आपकी जो संस्था काम कर रही है वो जो संघीय विधायिका हो जाएगी। इसको क्या कहेगा? संसद है वो इसको कहा जाता है। दूसरी तरफ है वो हम कहाँ जाएंगे? प्रांतों में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? प्रांतों में। यानी प्रांत का मतलब राज्य। तो राज्यों में जो विधायिका होगी उसको क्या कहा जाएगा? विधानमंडल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विधानमंडल। अब यहाँ आपकी बात क्लियर होनी चाहिए कि विधायिका क्या है? विधायिका सरकार का एक अंग है जो क्या काम करता है? विधि निर्माण का काम करता है। ठीक बात। भारत में है वो विधायिका कितने स्तर पर काम कर रही है? 2 स्तर पर काम कर रही है। एक पूरे देश के लिए काम कर रही है जिसको संघीय विधायिका कहा जाता है। संघीय विधायिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और राज्यों की जो होती है, प्रत्येक राज्यों की, उनको क्या कहा जाता है? विधानमंडल है वो कहा जाता है। पुनः इसको आप कहो तो थोड़ा और है वो बात को हम खोल ही लेते हैं, तो इसको हम दूसरी स्लाइड में इस बात को खोलेंगे तब ठीक रहेगा। यानी आप यहां पर आ जाइए, ये आ गई आपकी विधायिका। ये विधायिका, विधायिका हमने कहा कि 2 स्तर पर है वो काम करे। एक तो संघ स्तर पर है वो काम करे, संघीय स्तर यानी पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए यानी भारत पर। ठीक है। और दूसरा कहां जाएंगे हम? राज्यों के स्तर पर। कहां जाएंगे? यानी प्रत्येक राज्य में भी विधायिका होगी। प्रत्येक राज्य में विधायिका होगी, उसको क्या कहा जाएगा? उसको विधानमंडल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विधानमंडल। तो फिर ये जो संघीय होगी इसको क्या कहा जाएगा? इसको विधायिका को है वो संसद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संसद। क्या कहा जाएगा? संसद यानी पार्लियामेंट है वो इसको कहा जाएगा। ठीक। पार्लियामेंट के यदि देखोगे तो प्यारे बच्चों 2 सदन है इसके। कितने सदन है? 2 सदन है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कोई कार्यपालिका है। कौन है? कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन है आपके? राष्ट्रपति है, आपके प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, इनकी हमने बात की थी। तो विधायिका में भी बात होगी कि विधायिका में है वो बेसिक 3 लोग आते हैं। कौन आएंगे? 3 लोग। कौन आएगा? राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति आएगा, फिर कौन आएगा? लोकसभा आएगी, और फिर कौन आएगी? राज्यसभा। ये तीनों ही विधायिका में आएंगे। कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति आएगा और विधायिका में आएगा। क्यों? उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ये संसद है, और संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। कितने सदन है? 2 सदन। क्या नाम है? एक का नाम है वो लोकसभा। आगे पर्टिकुलर इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन इस फ्रेमवर्क को आप समझिए। एक को कहेंगे लोकसभा, दूसरी को हम क्या कहेंगे? राज्यसभा। क्या कहेंगे? राज्यसभा। अब इसको लोकसभा क्यों कहते हैं, इसको राज्यसभा क्यों कहते हैं, मैं आगे है वो इसके ऊपर बात अभी करने वाला हूँ। ठीक है। अब ये बात आ गई। ठीक है। संसद के आपसे पूछा जाएगा कि कितने सदन? लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन। यदि आपसे पूछा जाएगा कि विधायिका में कौन कौन शामिल होते हैं, तो आप कहोगे राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा और राज्यसभा। क्यों? क्योंकि विधि निर्माण का काम है। ये 2 लोग हैं, कोई बिल है वो लाया, और उस बिल के ऊपर पहले लोकसभा ने है वो सिग्नेचर किए, फिर गया राज्यसभा ने है वो कर दिए, और फिर इसको जब तक ये कानून, अभी तक कानून नहीं बना, कब बनेगा? अब यदि इसके ऊपर राष्ट्रपति साइन करेंगे, क्या करेंगे?
राष्ट्रपति जी इसके ऊपर है वो साइन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में है वो जाकर के वो क्या बन जाएगा, आपका कानून है वो एक तरह से बन जाएगा। इसलिए बात है वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि साहब विधि निर्माण में राष्ट्रपति भी है वो शामिल है, राष्ट्रपति भी शामिल है, तो विधायिका में है वो राष्ट्रपति भी आ जाएगा। राष्ट्रपति है वो संसद का एक तरह से हिस्सा है वो होता है, केंद्रीय विधायिका की बात है वो हम लोग कर रहे हैं, तो ये एक प्रोसीजर होता है। बात वापस राज्यों में आते हैं। राज्यों में यदि देखा जाए विधानमंडल, तो राज्य में भी चूंकि हमारा जो संघ का है ये तो द्विसदनीय है, कैसा है, द्विसदनीय, यानी कितने सदन है, द्विसदन है, 2 सदन है। और राज्यों में भी है वो तकरीबन 7-8 स्टेट है, ऐसे 7 हैं, उसमें से एक भी जम्मू कश्मीर नहीं है, तो मुख्यतः 6 है वो स्टेट है, वहां पर द्विसदनीय, बाकी क्या है, एक सदनीय रखा गया। कैसा रखा गया, एक सदनीय रखा गया। जैसे विधानमंडल में एक आता है विधान सभा और दूसरा आता है विधान परिषद। विधान परिषद ये किसके हैं, राज्य विधायिका जिसको विधानमंडल कहा जाता है, और उसके 2 अंग, एक विधानसभा एक विधान परिषद। भारत में लगभग सभी जो लगभग आप देखो सभी राज्यों में है, लगभग नहीं सभी राज्यों में विधानसभा तो है सभी में, लेकिन विधान परिषद है वो नहीं, 6-7 स्टेट में ही है। कहां पर है, 6-7 स्टेट में, उसमें हमारे पुस्तक में दिया गया 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, बाकी में है वो नहीं है, यानी केवल और केवल क्या है, विधानसभा, इसको है वो ज्यादा पावर दिया गया है, ये गौण है वो रखी गई। तो ये एक बात आ गई, राज्य स्तर पर विधान जो विधायिका उसको विधानमंडल कहा जाता है, 2 सदन, एक विधानसभा एक विधान परिषद, विधानसभा अनिवार्य, विधान परिषद अनिवार्य नहीं है, ये गौण है, ये है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। लेकिन इस तरफ है वो संघीय स्तर पर संसद के है वो 2 हैं, वो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, और संसद कैसी हो जाएगी आपकी, द्विसदनीय, ये अनिवार्य, इसका 2 सदन होने अनिवार्य। इस पर मैं बात करूंगा कि इसका 2 सदन होना क्यों अनिवार्य है, पुनः बात को है वो हम आगे यहीं पर लेके आ जाएंगे। आप आइए कि हमें संसद की है हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। अब ऐसे क्या आवश्यकता है वो हमें संसद की पड़ी, क्या संसद के बिना है वो हम शासन चला सकते थे, क्योंकि हमने देखा कि हम लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस दौरान भी तो व्यवस्था चली। तब आप कहोगे कि साहब उस समय है वो कैसी व्यवस्था चली, उस समय तो है वो संसद जैसी शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो काम कर रही थी, जो इस तरह से हमारी संसद काम कर रही। तो यहाँ पर पहली बात हमारी ये उठकर आई कि हमें है वो संसद की क्यों आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, एक बात को आप समझने की यदि कोशिश करोगे कि भारत है वो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में है वो ऐसी संस्था जिसका काम होगा कि कायदे कानून बनाने का काम करे, और वह देश को सही तरह से शासन चलाने का है वो काम करे। उस हेतु ऐसे इंस्टीट्यूट की आवश्यकता होती है, जिस तरह से अच्छी तरह से पढ़ाई हो उसके लिए विद्यालय जैसी एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, जो निश्चित नियमों के दायरे में है वो चलकर कानून बनाने का काम करे, लागू करने का है वो काम करे, देश की व्यवस्था को संभालने का काम करे। उसी तरह पार्लियामेंट भी है, वो एक इंस्टीट्यूट है। कैसा है, एक संस्था, एक है वो लीगली इंस्टीट्यूट है, एक कानूनी संस्था है, जो क्या करेगी कि देश के लिए कानून कायदे बनाएगी, उन कानून कायदों को लागू करने का काम करेगी, देश की शासन व्यवस्था है वो चलाने का काम करेगी। तो महत्वपूर्ण जो बात आती है कि साहब हमें संसद की इसलिए आवश्यकता हुई कि एक लोकतंत्र में कानून कायदों को है वो लागू करने हेतु, बनाने हेतु है वो हमें संसद की आवश्यकता रहती है। तो हम लिखेंगे कि लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्र रूप से शासन चलाने, जनता की भागीदारी बढ़ाने तथा देश का तथा देश में सही तरह से शासन चलाने के लिए हमें संसद की
अब ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं लॉट कर रहा हूँ इसमें, नहीं तो मैं सीधा फैक्ट बताता। यानी आपने कहा कि साहब लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्र रूप से शासन चले, भारत कैसा है, लोकतंत्र है, और यहाँ शासन कैसे चले, स्वतंत्र रूप से है वो शासन चले, इस हेतु। और साथ ही साथ में क्या है कि जनता की क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, जनता भी है वो शासन में भाग ले, वोट दे के अपने प्रतिनिधियों को चुन के, ताकि है वो उनको अपने तरह से है वो पार्टिसिपेट है, उनको नहीं लगे कि साहब हमारी कोई भूमिका नहीं है, उस हेतु। और देश सही तरह से है वो शासन व्यवस्था चले, उस हेतु है वो हमें संसद की आवश्यकता रहती है। और लोकतांत्रिक देश में है वो स्वतंत्र संस्था के बिना देश का शासन नहीं चला जा सकता, इसलिए हमें है वो क्या है, पार्लियामेंट की आवश्यकता पड़ी है। तो आप ये बात उसमें है वो बताओगे कि साहब सही तरह से स्वतंत्र रूप से देश का शासन व्यवस्था चलाने, नीति निर्माण करने हेतु हमें आवश्यकता पड़ी है। और मैंने यहाँ पर देश लिया, तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं संसद की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर संसद की बात कर रहा हूँ। राज्य विधानसभा है, विधानमंडल, उनकी है वो बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पूरा टॉपिक है वो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द ही चलेगा, उसके ऊपर हमारी बात आ जाएगी। तो इसमें आपको है वो अच्छी तरह से आप लिखना, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि साहब देश का शासन स्वतंत्र रूप से चले, नीति निर्माण का काम करे, व्यवस्थाएं चले, लोकतंत्र सफल चले, क्योंकि संसद है उसको लोकतंत्र का मंदिर कहा गया। हमारा जो संसद, हमारी संसद है वो हमारे भारत के लोकतंत्र का मंदिर है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनता की आस्था है वो लोकतंत्र रूपी मंदिर में, संसद में ही आस्था है, और इसमें जनता की भागीदारी, इसलिए पार्लियामेंट अच्छी तरह से है वो व्यवस्था चलाने का काम है वो करती। अब बात आई कि हमें है वो साहब संसद में 2 सदनों की क्यों आवश्यकता पड़ी। मैंने बताया कि हमारी जो विधायिका है, हमारी जो विधायिका उसके कितने सदन हैं, 2 सदन। कितने हैं, 2 सदन हैं। हमारी जो विधायिका है उसके कितने सदन हैं, 2 सदन। कौन कौन से हैं 2 सदन, इस तरफ है वो लिख लेता हूं। एक मैंने बताया लोकसभा है, और दूसरी कौन सी है, राज्यसभा। अब यहां पर देखो, यहां एक शब्द दिया हुआ, पॉलिटी में जो पढ़ने का थोड़ा आसान तरीका होता है, हिस्ट्री पॉलिटी में शब्द को तोड़ो, जो शब्द हैं उनको तोड़ो। क्या शब्द आया हुआ है, यहां पर एक शब्द आया हुआ लोक। क्या है शब्द, लोक है, तो ये आ गया लोक और सभा। तो लोक यानी साहब कौन है, लोग हैं, कौन है, लोग हैं। सभा का मतलब क्या हुआ कि लोगों की कोई संस्था है। कहते हैं आप लोग सभी एक बार इकट्ठे होते हैं, एक जगह होते हैं, कहते हैं अरे तुम लोग वहां क्या सभा कर रहे हो, तो संगठन है, या कोई संस्था के रूप में खड़े हैं तो संगठन मान लिया हमने। तो ये किसका संगठन है, ये लोगों का संगठन। किसका है, लोगों का संगठन है, यानी लोग है वो अपने प्रतिनिधि चुनकर है वो भेजते हैं लोकसभा में, इस नाते ये लोगों का संगठन। ठीक, यहां पर एक शब्द दिया हुआ राज्य और सभा। तो राज्य और सभा, सभा का मैंने आपको सिंपल अर्थ बताया, संगठन। क्या है, संगठन। और राज्य का अर्थ यहां पर क्या है, राज्य जो ये तो लोगों का ही है, और ये किसकी है संस्था, ये राज्यों की संस्था, या राज्यों का है वो क्या है, राज्यों का संगठन। और वो किसका है, लोगों का है। अब बात यहीं पर वो पकड़ में आएगी, 2 सदनों की क्यों आवश्यकता है, उसके ऊपर है वो बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने कहा कि जो हमारी संसद है उसके 2 सदन हैं, एक लोकसभा है और एक है वो राज्यसभा, 2 है वो हाउस है। ये हाउस है, इनकी हमें इसलिए आवश्यकता हुई कि डेमोक्रेसी में लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए और राज्यों का भी है वो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आप देखोगे कि कुछ देश ऐसे हैं, जैसे कि आप अमेरिका चलो, अमेरिका में यदि हम स्थिति के ऊपर थोड़ा गौर करें तो वहां पर भी है वो 2 सदन है। वहां पर भी कितने सदन है, अमेरिका की जो संसद है उसको क्या कहा गया है, उसको कांग्रेस कहा गया है। ठीक है, उसके भी कितने सदन है, 2 है। एक है प्रतिनिधि सभा और दूसरी है आपके सीनेट। ठीक है, प्रतिनिधि सभा में तो है वो कौन है, जनता के प्रतिनिधि चुने हुए। कौन है, जनता के प्रतिनिधि। और दूसरी सीनेट, सीनेट में कौन है, राज्य। कौन है, राज्यों की सीटें। ठीक है, तो हमारे भारत में भी यही सिस्टम है। लोकसभा जिसमें जनता के द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी है तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता है,
और लोकसभा के सभी सांसद है उनका इलेक्शन कैसे हुआ है, जनता ने डायरेक्ट रूप से हमने किया, हमने है वो सभी सांसदों को चुना और उन्होंने जाकर के है वो प्रधानमंत्री को एक साथ बनाने का है वो काम किया। लेकिन राज्यसभा, क्या हमने राज्यसभा के सदस्यों का है वो डायरेक्ट इलेक्शन किया? नहीं किया। तो किसने? हमने है वो चुने थे सभी विधायकों को। विधायक कहाँ है? राज्य विधानसभा में। वे आगे जाकर किसको चुनेंगे? राज्यसभा के जो सदस्यों को चुनेंगे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से, वो प्रत्यक्ष रीति से वो नहीं हुआ। इसलिए ये बात है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है और ये जनता का प्रतिनिधित्व है। तो हमें दो सदनों की इसलिए आवश्यकता हुई। पहला पॉइंट आप लिखोगे कि साहब संसद में है वो जनता को समान रूप से प्रतिनिधित्व देने हेतु हमें दो सदन की आवश्यकता हुई, और जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व कौन सा सदन कर रहा है? लोकसभा है वो कर रहा है। तो यहां पर लिखेंगे कि जनता की शासन में भागीदारी के लिए हमें लोकसभा की आवश्यकता हुई। एक बात। दूसरी बात हम यहां वापस देंगे कि साहब हमें राज्यों को प्रतिनिधित्व यानी भागीदारी। क्या होता है? भाग लेना। हाँ, राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यसभा की आवश्यकता हो। ये तो आपका दो पॉइंट है, और दो पॉइंट को भी आप यदि मानो तो इसको एक पॉइंट में ले सकते। ठीक बात। तीसरी बात है वो लेंगे कि कोई भी कानून बनाना, और इसने कानून बना दिया कि एक काम करो कि सभी है वो 11th क्लास के बच्चों को सुबह 8 बजे से लेकर के है वो शाम को 8 बजे तक बैठाए रखो। ये लोकसभा ने एक कानून बना दिया। ठीक। और लोकसभा ने कानून बनाया, कानून गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम स्वीकार नहीं करेंगे साहब इतने समय तक हम बैठकर है वो नहीं पढ़ सकते, ये एक सीधी सी है वो थ्योरी हमारी, एक उसी मुद्दे के ऊपर। लेकिन इसने है वो पास कर दिया। अब राज्यसभा ने कहा कि नहीं ये तो गलत बात है, बच्चे इस तरह से है वो नहीं कर सकते, दिन भर है वो इतने पढ़ नहीं पाएंगे, उनको बच्चों को खेलने का समय दो, मनोरंजन है वो अच्छे तरह से करें, अदर एक्टिविटी है वो करें, उन्हें आराम की भी है वो जरूरत रहती है, भोजन भी उन्हें करना। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, सुबह 8 बजे आके बहु, शाम को 8 बजे तक बैठे पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं, खाना पीना आराम से बैठे पढ़ते रहो। इतना तो संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगी कि इसने कोई गलत कानून बनाए तो ये उसके ऊपर एक तरह से कंट्रोल का काम करेगी। क्या करेगी? नियंत्रण रखेगी कि नहीं आप है वो गलत कर रहे हो और आपका कानून गलत है, तो आप इसके ऊपर पुनर्विचार करो। क्या करो? पुनर्विचार करो, देखो इसको वापस सही है या गलत है, हमें तो ये गलत लग रहा है। तो इसको पुनर्विचार के लिए राज्यसभा बाधित कर रही। ऐसी स्थिति में हम यहां पर कह देंगे कि यदि किसी एक सदन के द्वारा बनाया गया कानून उचित नहीं है, जनता के हितों की पूर्ति नहीं कर रहा है, तो दूसरा सदन उसके ऊपर है वो पुनर्विचार हेतु बाध्य कर सकता है। इसलिए हमें दो सदन की आवश्यकता पड़ी। तो हम यहां पर है वो बात लिखेंगे कि किसी भी मसले पर या किसी निर्णय पर, किसी मसले या निर्णय पर पुनर्विचार हेतु क्या करना? बाध्य करना। पुनर्विचार के लिए क्या करना? बाध्य करना। सिंपल सी थ्योरी रहती है इसमें। क्या किसी ने यदि जो कानून बनाया और उसमें कुछ हमें लगता है असंगत है, गलत है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा उसके ऊपर क्या करेगा? निर्णय के ऊपर एक तरह से रोक लगाने का काम है वो करेगा। इसलिए हमें दो सदन की आवश्यकता पड़ी। तो सीधी सिंपल थ्योरी के साथ जनता और राज्यों को प्रतिनिधित्व देने हेतु दो सदन की आवश्यकता हुई। एक में जनता को दे दी और दूसरे में राज्यों को दे दिया। ठीक बात है। और यदि कोई कानून गलत बनता है तो ऐसी स्थिति में दूसरी इंस्टीट्यूट है, दूसरी संस्था उसके ऊपर क्या करेगी? नियंत्रण लगाने का काम करेगी। तो ये काम लोकसभा, यदि राज्यसभा गलत करती है तो लोकसभा करेगी, और लोकसभा करती है तो राज्यसभा उसके ऊपर कंट्रोल करने का। इसलिए है वो हमें दो सदनों की आवश्यकता है वो पड़ी कि दो सदन मिलकर है वो काम करेंगे। तो ये एक बड़ी है वो बात हमारी यहाँ पर है वो हो गई। पुनः इस बात को है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर है वो लेते हैं। एक बात है लोकसभा, वापस आ जाइए आप।
और दूसरी है वो राज्यसभा। क्या इन दोनों में समान प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है? लोकसभा तो साहब जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व होगा, लोकसभा में किसका होगा? लोक यानी जनता का प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब भागीदारी, सीधे शब्दों में आप समझोगे, प्रतिनिधित्व यानी भागीदारी। और राज्यसभा में किसका होगा? राज्यों का होगा। किसका होगा? राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा। राज्यों का है वो क्या होगा? प्रतिनिधित्व होगा। तो ये राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात है। अब एक तरीका ये है कि प्रतिनिधित्व आप है वो दोनों को दो। अमेरिका में एक सिस्टम है कि कोई राज्य बड़ा है, कोई राज्य है वो मानांकी बड़ा राज्य है, और कोई राज्य छोटा है, तो दोनों को आप क्या करो, वहां जो सीनेट है उस सीनेट में दोनों को समान रूप से दे दो। मानांकी ये कोई बड़ा राज्य है और ये छोटा है, तो इसको भी 2 सीट दे दो और इसको भी है वो 2 सीट दे दो। सीधी सी बात, सिंपल सी थ्योरी रहती है। जिस तरह इस समय हुआ कि जो नहीं पढ़ा उसको भी पास करो, जो पढ़ा उसको भी पास करो, तब तो उसके साथ एक तरह से खिलवाड़ होता है। जो पढ़ने वाला व्यक्ति साल भर मेहनत की और उसने कहा कि सर हमारे साथ तो एक तरह से आपने धोखा किया है, किस तरह से व्यवस्थाओं ने हमें बर्बाद कर दिया, हम साल भर पढ़े और नहीं पढ़ा, वो भी पास और हम भी पढ़ा। तो एक तरह से यहाँ भी है वो कह रहा, बड़ा राज्य कह रहा है यहाँ से भी 2 प्रतिनिधित्व, छोटे से भी है, तो एक तरह से ये तो असमानता की है वो बात हो गई। तब बात आई कि एक काम करो, प्रतिनिधित्व है वो 2 समान रूप से दो। किस तरह से दो? समान रूप से प्रतिनिधित्व दो। किस तरह से? भूमिका उनकी भागीदारी के आधार पर होनी चाहिए। जैसे पुनः आओ यहाँ पर हमारे एक राज्यों का उदाहरण दिया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश राज्य है और एक राज्य है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य, तो उसमें एक आंकड़ा बताया गया कि साहब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यदि आप देखोगे तो 19 करोड़ से अधिक है। 19 करोड़ से वो अधिक है। वर्तमान तो 29 करोड़ से भी अधिक पहुंच गई, लेकिन पहले की एक बात करें। और सिक्किम की आप देखोगे तो तकरीबन है वो 6 लाख के आसपास। अब एक तरीका तो ये है कि दोनों को सम्मान दे दो, इसकी बड़ी जनसंख्या है लेकिन फिर भी इसको कुछ सीटें दे दो, माना कि आप है वो 10 सीट दे दो, और इसको भी कितने दे दो? 10 सीट दे दो। एक तो तरीका ये होता है। तो कहेंगे उत्तर प्रदेश के साहब हमारी बड़ी जनसंख्या है, इतनी सीटें हमें क्यों दी गई? तो ऐसी स्थिति में एक तरह से उनके साथ में है वो जो सही तरह से बर्ताव नहीं हो रहा है समानता का, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें कोई आधार तय करना पड़ेगा। क्या? जनसंख्या। जिसकी ज़्यादा जनसंख्या उनको ज़्यादा सीटें दो, जिनकी कम जनसंख्या उनको कम सीटें दो। इसलिए हमारे राज्यसभा में है वो सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व है वो दिया गया। सभी राज्यों को क्या है? प्रतिनिधित्व दिया गया। और किस आधार पर दिया गया है? उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया। और ये किस तरह से? ये असमान रूप से, सभी को सम्मान है वो नहीं है, असमान रूप से। जहाँ उत्तर प्रदेश को है वो सर्वाधिक सीटें दी गई राज्यसभा में, वही सिक्किम में है वो 1-2 सीट ही दी गई। तो ये प्रतिनिधित्व हेतु है वो हमें इस तरह से बंटवारा करना पड़ा। 2 सदन है वो रखने पड़े, ये जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है और ये है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है। और इस नाते है वो हमें क्या किया गया कि द्विसदनीय व्यवस्था को रखा गया। कुछ राज्यों में भी है वो द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, उनको भी है वो आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ आ जाइए कि द्विसदनात्मक विधायिका वाले कुछ राज्य आंध्र प्रदेश में है, बिहार में, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो ये बेसिक जो 7 स्टेट है, इन 7 स्टेट में है वो जाकर के क्या है कि द्विसदनीय विधायिका यानी राज्यों में, ये कहां पर है? राज्यों में। राज्यों में द्विसदनीय, एक का नाम विधानसभा है और दूसरे का नाम क्या है? विधान परिषद। लेकिन अभी हाल ही के समय में जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य को है वो क्या कर दिया गया है? स्पेशल जो स्टेट का इसको दर्जा था उसको भी है वो समाप्त कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर राज्य भी है वो नहीं रहा, तो क्या रहा? अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर हो गया। आप यहाँ पर है वो देखें। अब ये जो राज्य दर्शाए गए, जैसे ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका बिहार है, आप इधर महाराष्ट्र आइए, तेलंगाना आइए, आंध्रा आइए, कर्नाटका है वो आइए, तो ये आपके जो 4 और 2 6 और 1 7 ये स्टेट, इनको क्या है? द्विसदनीय विधायिका यानी विधानसभा तो सभी में अनिवार्य है।
विधानसभा तो कंपलसरी है, लेकिन ये संस्था है वो कितने राज्यों में, इन 7 राज्यों में है वो दी हुई है, और इसमें जम्मू कश्मीर वर्तमान में नहीं रहा, तो 6 मुख्य स्टेट में है वो आपके दी हुई है द्विसदनीय विधायिका। तो ये बात की गई कि साहब क्या किया जाए, एक में है वो जनता का प्रतिनिधित्व होगा, इसमें किसका है, इसमें जनता का है, सामान्य रूप से है वो जनता का डायरेक्ट रूप से इलेक्टेड है वो मेंबर लिए जाते हैं, जबकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से वो मेंबर लिए जाएंगे। कैसे लिए जाएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से वो ले जाता है। विधान परिषद में कुछ है वो सेकेंडरी के अध्यापक होते हैं, कुछ प्रोफेसर है वो वोटिंग करते हैं, इसमें पूरी जनता वोटिंग नहीं करती, इसमें पूरी जनता है वो वोट करती है। कौन होता है, इसका जो होता है एमएलए, एमएलए है वो जनता चुनने का काम है वो करती है। और विधान परिषद इसमें अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें कुछ जो शिक्षक है जैसे सेकेंडरी स्कूल के कुछ है वो हायर सेकेंडरी स्कूल के, कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पंचायती राज के सदस्य हैं, विधान जो आप देखोगे कि जिला परिषद के सदस्य हैं, वो नगर पालिका निगम और उनके मेंबर है वो इसमें भाग लेते हैं। तो ये हमने द्विसदनीय विधायिका की वो बात कर ली साहब, राज्य और समान रूप से प्रतिनिधित्व है वो जनता को मिले सभी को, उस हेतु हमें क्या करना पड़ा कि द्विसदनीय व्यवस्था की है विधायिका की बात करनी पड़ी। पूर्णिमा बनर्जी का एक संविधान सभा में बयान है कि उच्च सदन पुनर्विचार करने के उपयोगी काम को अंजाम है वो दे सकता है, और इसके विचारों का तो महत्व हो सकता है पर मतों का नहीं। जो लोग सक्रिय राजनीति की उठापटक से दूर हैं वे निचले सदन को सलाह देते हैं, निचले सदन को है वो ज़्यादा मान्यता देते हैं। तो उन्होंने एक पार्लियामेंट में है वो ये व्यवस्था जो संविधान सभा थी उस समय वो बात की। आप आइए हम है वो बात सीधी मुद्दे के ऊपर है वो करते हैं, राज्यसभा की वो बात करेंगे कि राज्यसभा है वो क्या। हमने कहा कि साहब संसद के है वो कितने सदन हैं, संसद के सदन कितने, 2, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और संसद किन से मिलकर बनती है, मैं कहूँगा कि संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो आप कहोगे कि सब जो ये स्टेटमेंट सही है गलत है, तो कैसा है, सही है गलत, गलत है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। क्यों, क्योंकि कानून निर्माण में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, इसलिए ये तीनों ही मिलकर वो काम करेंगे। लेकिन अब मैंने वापस बयान चेंज किया कि संसद के 2 सदन होते हैं, सही बात है, या मैंने कहा संसद के हैं वो 3 सदन होते हैं, तो क्या सही बात है गलत बात, तब आप कहोगे गलत बात। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। अब है वो इसकी स्थिति के ऊपर है हम गौर करेंगे कि साहब राज्यसभा की है वो क्या बेसिक स्थिति निकल कर आए। राज्यसभा की यदि आप स्थिति के ऊपर गौर करोगे तो राज्यसभा का जो उल्लेख आया हुआ वो आर्टिकल 80 में है वो आया हुआ है। किस में आया हुआ है, आर्टिकल 80 में आया हुआ है कि साहब राज्यसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व करेगी, राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी। राज्यसभा ये किसका प्रतिनिधित्व करेगी, राज्यों का करेगी। इसमें कौन है, राज्य है, इसमें राज्यों के प्रतिनिधि है वो चुनकर भेजे जाएंगे। जैसे सर्वाधिक कहां से हैं, उत्तर प्रदेश से, फिर केंद्र शासित प्रदेशों से एक सीट है, कुछ एक से, जैसे आप देखोगे कि लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादरा नगर हवेली, वहां से एक आध सीट बड़ी मुश्किल से आती है, ठीक बात। राज्यसभा है ये कैसा है सदन, संसद का कैसा सदन है, इसको उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। इसको है वो अपर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, ठीक बात। इसको कैसा सदन कहा जाता है, इसको स्थायी सदस्य सदन कहा जाता है। कैसा कहा जाता है, स्थायी सदन है वो कहा जाता है। आपसे नाम पूछा जाएगा, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, इसको स्थायी सदन है वो कहते हैं, इसको राज्यों का सदन भी कहते हैं। स्थायी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता, ये कभी भी है वो भंग नहीं होता। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा 5 साल या 5 साल से पूर्व भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी हो भंग नहीं होगी, इसलिए इसको क्या कहा गया है, एक तरह से स्थायी है वो सदन कहा गया। आर्टिकल 80 में राज्यों का प्रतिनिधित्व करें उच्च सदन, स्थायी सदन, राज्यों का जो सदन है वो कहा जाता है। इसमें कितनी सीटें हैं, इसमें वर्तमान में सीटें आप देखो,
इसमें वर्तमान में आपकी सीटें कितनी हैं? 245 है। कितनी है? 245 सीटें। और 245 को भी दो भागों में है वो बांटो। एक तो आ जाएगी 233 सीटें और एक 12 सीटें। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 233 सदस्यों का क्या होगा? निर्वाचन होगा। क्या होगा? निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब इलेक्शन होगा। कौन करेंगे? राज्य विधानसभा के एमएलए करेंगे। कौन करेंगे? राज्य विधानसभा के एमएलए करेंगे। ये जो 12 सदस्य, इनको क्या किया जाता है? इनको मनोनीत किया जाता है। मनोनीत किया जाता है। मनोनीत यानी मन से राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेगा कि ठीक है, जैसे मैंने कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन मैं साहित्य का जानकार हूँ, या खेल जगत का मैं जानकार हूँ, या समाज सेवा मेरी अच्छी भूमिकाएं। कहा कि साहब सिद्धांत जी तो बहुत ही ज़्यादा है, वो समाज सेवा का काम कर रहे हैं और ये तो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्टली भी पढ़ा रहे हैं, तो क्यों नहीं है इनको राज्यसभा में है वो नियुक्त कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति ने वो मेरे नाम की मोहर लगा दी और मैं है वो अब राज्यसभा में चला जाऊँगा। तो ये क्या किया? मुझे मनोनीत है वो कर दिया। तो 12 सदस्यों को वो मनोनीत करेंगे। कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी वो करेंगे। और 233 का क्या होगा? चुनाव होगा। वर्तमान में ये एक स्थिति है वो हमारी चल रही। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है कार्यकाल? सामान्यतः 6 साल का होता है। कितना होता है? 6 साल का इसका कार्यकाल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसमें है वो बताया गया 6 साल का कार्यकाल होगा। लोकसभा का 5 साल होगा, लेकिन इसका 6 साल होगा। और उसमें क्या होता है कि प्रति जो है 1/3 मेंबर उसमें रिटायर्ड है वो होते रहते हैं, तो इसलिए इसको स्थायी सदन कहा गया। इसका जो मुखिया होता है, यानी जिस तरह से हमारे घर परिवार का मुखिया होता है, इस तरह से राज्यसभा का भी मुखिया होता है, जिसको क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभापति। कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति है वो क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति है वो होगा, तो भारत का उपराष्ट्रपति है वो ये राज्यसभा का होगा। तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान होना चाहिए। राज्यसभा कैसा है? स्थायी है, राज्यों का उच्च सदन है, सदस्य इतने, 6 साल का कार्यकाल, और इसको चलाने वाला, जैसे हम एक क्लास में क्लास टीचर है वो बैठा है, साहब मैं 11th क्लास का एक क्लास टीचर हूँ, तो मैं 11th क्लास को चलाने का काम कर रहा हूँ, कोई 12th को चलाने का है वो काम कर रहे हैं। अब जो राज्यसभा है इसका कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। और ये कैसा होगा? ये स्थायी होगा। भारत का कोई भी उपराष्ट्रपति है तो वो हमेशा फिक्स इसका सभापति है वो करेगा कि इसमें जो मीटिंग चल रही है राज्यसभा में है वो बैठक चल रही है, सदस्य बोल रहे हैं तो सभी को बोलने का मौका देना, सभी को अवसर देना, कोई बिल रखना, उसके ऊपर वाद विवाद करवाना, वो सारा मेरा है वो काम होगा कि मैं क्लास में खड़ा हूँ और कह रहा हूँ हाँ मुकेश तुम है वो इसकर बोलो, हाँ तुम है वो अनिल बोलो, तुम है वो पंकज इसके ऊपर है वो बोलो, तो ये अपनी अपनी है वो तुम इसके ऊपर क्या करोगे? बात है वो रखने का काम करोगे। तो ये एक स्थिति है, सभी को मैं बोलने का अवसर दे रहा हूँ, सभी अपनी है वो बात रख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को है वो झगड़ने पड़ जाए, नहीं ऐसा नहीं। तो ये उसका मुख्य काम होता है, किसका? सभापति का, अध्यक्ष का है वो काम करते हैं। अब हम थोड़ी सी है वो बात इसकी आगे बढ़ा देते हैं, राज्यसभा के कार्यों को है बोले। राज्यसभा का जो काम है, राज्यसभा का यदि आप काम देखोगे तो राज्यसभा का काम विधि निर्माण का, क्या काम है? विधि निर्माण। कोई कानून बनाना है उस पर है वो राज्यसभा को पावर है वो दिए गए। विधि निर्माण का कोई मसला आया तो उनके ऊपर राज्यसभा काम करेगी। कैसा विधेयक होना चाहिए विधि निर्माण में? विधेयक जो होगा सामान्य, कैसा होगा? सामान्य विधेयक। मैं बताऊंगा 2 तरह के विधेयक होते हैं। एक होता है आपका सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है और गैर सरकारी विधेयक को है वो इसमें 2 आते हैं, एक तो है वो सामान्य आता है और एक संविधान संशोधन आता है। तो इसमें सामान्य विधेयक के ऊपर है वो किसको पर राज्यसभा को अधिकार है वो दिया गया है कि राज्यसभा सामान्य विधेयक के ऊपर है वो करेगी। संविधान संशोधन का भी अलग से भले ले लो तो संविधान संशोधन के ऊपर भी है वो काम ये करेगी। संविधान में कोई भाग है उसमें संशोधन करना, उसको हटाना है, जोड़ना है, तो उसके ऊपर भी राज्यसभा को एक तरह से पावर है वो दिया गया, राज्यसभा है वो काम करेगी।
फिर आप भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना, तो वो कौन करेगी, वो भी है वो राज्यसभा करेगी। तो ये बेसिक है वो राज्यसभा के कुछ एक है वो काम है, बाकी हमें वो आगे मुख्य काम है उनके ऊपर बात करेंगे। तो ये राज्यसभा की स्थिति बात है वो हम लोकसभा के ऊपर है वो बढ़ेंगे, किस तरह से है वो लोकसभा काम करती है। एक इसमें जर्मनी का उदाहरण दिया गया कि जर्मनी में भी है वो द्विसदनीय विधायिका, कैसी है, 2 सदन है वो विधायिका के रखे गए जर्मनी में। देख लीजिए आप क्या कह रहे हैं कि जर्मनी में विधायिका द्विसदनात्मक है, दोनों सदनों को है वो बुंदेस्टैग यानी फेडरल असेंबली और बुंदेसरैट यानी फेडरल काउंसिल है वो कहा जाता है। एक को क्या कहा गया, बुंदेस्टैग यानी फेडरल असेंबली और दूसरे को फेडरल काउंसिल। फेडरल असेंबली ये किसका प्रतिनिधित्व करती है, ये जनता का प्रतिनिधित्व, और ये काउंसिल है वो किसका कर रही है, राज्यों का वो कर रही है। असेंबली का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, कैसे होता है, डायरेक्ट रूप से, जैसे हमारे लोकसभा का, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिलीजुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। जर्मनी के 16 संघीय राज्यों को फेडरल काउंसिल में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, समान 16 राज्यों को कहाँ है, फेडरल काउंसिल में, जैसे हमारी राज्यसभा वैसे फेडरल काउंसिल है इनकी। बुंदेसरैट की 69 सीटें राज्य में जनसंख्या के अनुपात में बांट दी गई और सभी समान रूप से राज्यों को है वो सरकार में मंत्री नहीं, उनका चुनाव नहीं होता, वन पे सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। जर्मनी के कानून के अनुसार सभी सदस्यों को एक टीम की भांति अपने अपने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार है वो वोट देना होता है। कभी कभी राज्यों में गठबंधन सरकार होने पर इन सदस्यों में सहमति है वो नहीं बन पाती, तब वे मतदान में भाग भी है वो एक तरह से नहीं लेते। बुंदेसरैट सभी कानूनी प्रस्तावों पर मतदान नहीं करते, लेकिन वे सभी नीतिगत मुद्दे पर है वो संघीय राज्यों को समवर्ती शक्तियां प्राप्त हैं और जिन विषयों में संघीय निर्देशों को लागू करने की जिम्मेदारी स्टेट है वो गवर्नमेंट पर होती है। सभी मुद्दे हैं वो बुंदेसरैट द्वारा पारित होने चाहिए। बुंदेसरैट ऐसे विधेयकों को वीटो भी है वो एक तरह से है वो कर सकती हैं। तो ये एक स्थिति बुंदेसरैट की है वो बताई गई, इसमें है वो बुंदेसरैट फेडरल काउंसिल है वो अच्छी तरह से काम करती है। तो एक इसमें बात ये बताई गई कि भारत में जो द्विसदनीय विधायिका रखेगी उसी तरह से है वो जर्मनी में भी उदाहरण दिया गया कि एक संस्था यदि काम सही तरह से नहीं कर रही तो दूसरी उसके ऊपर नियंत्रण रखने का काम करेगी, देखो आप अच्छी तरह से काम नहीं की। इसलिए दोनों का है वो होना आवश्यक है ताकि सही तरह से शासन है वो चलाया जाए, तो उसके लिए आवश्यकता हमें है वो बेसिक रहती है। अब पुनः आप आगे है वो बढ़ेंगे, हम लोकसभा के ऊपर बात करेंगे। एक साहब हमारा है वो संसद का दूसरा है वो सदन आगे, पुनः मैं इस तरफ लिखूंगा संसद, और कितने सदन है, 2 सदन है। कौन सा है, एक लोकसभा, दूसरा कौन सा है, राज्यसभा। राज्यसभा की मैंने बात है वो कर ली, अब मैं लोकसभा के ऊपर है वो बात करने वाला हूं। देखिए इसका उल्लेख कहां पर आता है, अनुच्छेद 81 में वो आता है, अनुच्छेद 81 में है वो आता है। हाउस ऑफ पीपल है वो आता है, लोकसभा है वो आती है, जनता का जो सदन है वो लोकसभा आती है, ठीक बात है। तो लोकसभा किसका है, प्रतिनिधित्व करती है, जनता का करती है, किसकी करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कैसे करती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से इनको चुनती है। जैसे लोकसभा का सदस्य उसको भी सांसद कहा जाता है, राज्यसभा का, यह राज्यसभा और यह लोकसभा, इन दोनों सदस्यों को क्या कहा जाता है, इनके जो सदस्य होते हैं इनको सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा का जो सांसद है उसका चुनाव किस तरह से होता है, इस तरफ ले लेता हूं मैं लोकसभा। राज्यसभा का जो सांसद है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, जबकि इसका कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कौन करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्यों द्वारा मिलकर है वो किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कहा जाता है।
तो ये एमएलए है वो करते हैं, किसका? राज्यसभा के सदस्यों का। जबकि यहां पर है वो सीधे जनता करती है। मैं सांसद हूं, सांसद का मैं चुनाव लड़ा हूं कि इस बार मैं बरेली से है वो सोनिया गांधी के सामने इलेक्शन है वो लड़ूंगा, तो मैंने है वो बरेली से चुनाव लड़ा और उसमें जनता मुझे वोट कर रही। लेकिन राज्यसभा का होता तो मुझे जनता वोट नहीं करती, तो जनता के द्वारा चुने हुए जो उत्तर प्रदेश के एमएलए थे वो मुझे वोट है वो देते हैं। तो ये एक स्थिति यहाँ पर है वो आई कि ये जनता का प्रत्यक्ष है प्रतिनिधित्व करती है और इसमें जनता डायरेक्ट रूप से है वो इलेक्टेड करने का काम है वो लोकसभा के सदस्यों को करती है। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? लोकसभा का कार्यकाल कितना हो जाएगा भाई? सभी बताओ जल्दी से, कमेंट करो। 5 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 साल है वो इसका हो जाएगा। सदस्य कितने हैं लोकसभा के वर्तमान में? 545। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। वर्तमान में 545, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आप देखोगे 543 जनता द्वारा होते हैं निर्वाचित, जनता द्वारा निर्वाचित। 2 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। कौन करता है मनोनीत इनको? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति है वो इनको निर्वाचित करने का काम है वो करता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लोकसभा के कितने सीटें? आप कहोगे साहब लोकसभा में वर्तमान में 545 सीटें, उसमें 543 सीटें क्या हैं? जनता द्वारा चुने हुए सांसद हैं। 2 क्या हैं? मनोनीत। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किनको करेगा? एंग्लो इंडियन को करेगा। किनको करेगा? एंग्लो इंडियन को है वो राष्ट्रपति एक करे, मनोनीत करने का काम है वो करेगा। वर्तमान में यदि आप देखोगे तो वर्तमान में जो सदस्य है वो एक तरह से 545 में से जो 2 मनोनीत थे उनको हटा दिया गया। तो अब वर्तमान में आपके 543 ही मेंबर हैं। कितने हैं? 543 सदस्य ही हैं वो लोकसभा में। वर्तमान में 543 है, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन लाया गया, यानी 104वां संविधान संशोधन लाए और उसमें मनोनीत सदस्यों को क्या किया? खत्म कर दिया, हटा दिया गया। अब केवल और केवल लोकसभा में कितने सदस्य होंगे? 543, और सभी के सभी कैसे होंगे? सभी के सभी जनता के द्वारा है वो एक तरह से चुने हुए होंगे। ये एक वर्तमान में इसकी स्थिति है वो लोकसभा की आ गई। इस फैक्ट को आप नोट है वो कहीं भी कर लेना। तो ये एक मैंने आपको स्थिति है वो मोटी मोटी बताने का काम कर लिया। इसको भी है वो डिलीट हम कर ही लेते हैं। पुनः है वो लोकसभा के ऊपर बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है जिसको लोकसभा अध्यक्ष या इंग्लिश में स्पीकर कहा जाता है। तो साहब क्या भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष होगा? तब आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जनता का सदन है। जनता का सदन है, जनता द्वारा चुने गए लोगों का। तो जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति को किसी को बनाओ आप, तो जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति क्या होगा? लोकसभा का है वो स्पीकर होगा। तो हम बात लिखेंगे कि लोकसभा के सदस्यों में से किसी को स्पीकर बनाया जाएगा। जैसे एक तो स्थायी तरीका ये था कि भाई आपकी क्लास का किसी प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो फिक्स होगा कि साहब क्लास 11 के पॉलिटी का पहला पीरियड जिस व्यक्ति का आएगा वह फिक्स है। एक तो ये कि वह क्लास का प्रतिनिधित्व करें। दूसरा कहा कि नहीं, कक्षा 11 है वो डायरेक्ट रूप से जो चुना हुआ प्रतिनिधि आता है, जनता है वो डायरेक्ट चुनती है, उनमें मॉनिटर है, उसका डायरेक्ट रूप से जनता ने इलेक्टेड किया। तो कौन प्रतिनिधित्व होगा? मॉनिटर होगा। यानी मॉनिटर एक तरह से है वो कक्षा 11 का प्रधानमंत्री बन गया। पूरा 11th में कहेंगे कि कक्षा 11 में बहुमत दल का नेता होगा वो मॉनिटर होगा। जिस तरह से लोकसभा में बहुमत दल का कौन होता है नेता? प्रधानमंत्री होता है। ठीक बात। अब एक आपने क्या किया कि एक काम करो कि मॉनिटर तो है वो बाहर के काम ऑफिस में जाना करना पड़ता है, तो क्लास में एक शांति व्यवस्था बनाएं, उसके लिए एक स्पीकर का पद बनाओ। क्या कहोगे? क्लास 11 का है वो मुखिया होगा, अध्यक्ष होगा।
स्पीकर। किसको बनाओगे? ऐसे व्यक्ति को जो आपकी क्लास का ही सदस्य, बाहरी व्यक्ति को आप नहीं बना सकते। तो आपने ही उसमें से वो चुना कि आप जो 100 लोग थे 100 में से है वो आधे प्लस एक होते ही वो क्या हो जाएगा? स्पीकर बन जाएगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही बनाया जाता है। ये सामान्य सी है, वो हमारी थ्योरी है वो रहती है लोकसभा को लेकर के। तो ये एक लोकसभा की स्थिति है। लोकसभा में प्रधानमंत्री का होता है। लोकसभा के सदस्यों को भी क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। तो कहेंगे कि लोकसभा में सरकार को बहुमत होता है, सरकार को बहुमत होता है। इसलिए प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। इसलिए प्रधानमंत्री लोकसभा में क्या होगा? बहुमत दल का नेता होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, हमेशा प्रधानमंत्री कोई बनेगा, आप में से कल कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो लोकसभा में बहुमत दल के आप नेता हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर हो बनेंगे, और आपका यदि बहुमत नहीं है तो आप प्रधानमंत्री नहीं है वो बन सकोगे। ये एक लोकसभा की स्थिति आई। हमने 81 जनता का प्रतिनिधित्व कार्यकाल कर दिया। और इस लोकसभा को क्या कहा जाता है? इसको है वो लोकप्रिय सदन है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसको है वो निम्न सदन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको अस्थायी सदन है भी कहा जाता है। समय से पूर्व 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन 5 साल से पूर्व यदि प्रधानमंत्री, मैंने कहा है लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, यदि प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया प्रधानमंत्री के विरुद्ध तो 5 साल से पूर्व है वो सरकार भंग, लोकसभा भंग। यदि एक तरह से है वो प्रधानमंत्री ने अनुशंसा की राष्ट्रपति को कि काम करो लोकसभा को भंग करो, समय से पूर्व तो भंग। यदि बहुमत नहीं मिला तो भी भंग, गठबंधन हुआ और वापस हो गया तो भी बहुमत नहीं होने की स्थिति में है वो भंग हो जाएगा। ये एक स्थिति है वो हमारी लोकसभा के ऊपर निकल कर आगे। राकेश जी, तो ये लोकसभा की स्थिति हुई। बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कि संसद है वो क्या करती है, उसके ऊपर है वो बात करेंगे कि साहब संसद है वो विधि निर्माण कर अलग अलग है वो काम करती है, उनके ऊपर है वो बात हम कर लेते हैं। तो संसद के कार्य की बात करेंगे। संसद क्या करती का मतलब है संसद के कार्यों को देखेंगे। क्या करेंगे? संसद के कार्यों को देखेंगे। संसद के यदि कार्यों का देखेंगे तो संसद है वो क्या करती है? विधायी काम करती है, विधायी कार्य। विधायी का मतलब क्या हुआ? विधि निर्माण का काम। विधि निर्माण का काम क्या करेगी? ये विधि निर्माण का है वो काम करेगी। विधि निर्माण का है वो काम करेगी। विधि निर्माण यानी कानून निर्माण। यानी देश के लिए कानून बनाएगी। क्या करेगी? देश के लिए कानून बनाने का काम करेगी। ठीक बात। दूसरा काम क्या होगा इसका? कार्यपालिका का होगा। कार्यपालिका का काम यानी एक तरह से सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का काम करेगी। सरकार के ऊपर नियंत्रण का काम करेगी। सरकार, मैंने बताया, वापस आओ यहां, सरकार का बहुमत कहां है? लोकसभा में। मैंने बताया कि प्रधानमंत्री है वो बहुमत दल का नेता कहां होता है? लोकसभा में होता है। तो सरकार है वो लोकसभा में, और संसद है उसमें कौन है? राज्यसभा भी तो है।
अब ये क्या करेगी कि इसके ऊपर एक तरह से दबाव डालने का है वो काम करेगी कि साहब आप है वो सही तरह से काम नहीं कर रहे, उसके अलग अलग है वो उपकरण बताए गए, कार्यपालिका के रूप में किस तरह से वो दबाव है वो बनाया जाता है, उनके ऊपर है वो बात करेंगे। फिर न्यायिक कार्य की बात करेंगे। न्यायिक कार्य, न्यायिक कार्य जैसे कि साहब जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज हैं, वे अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उनको हटाने का जो हटाने की एक प्रक्रिया होती है जिसको महाभियोग कहा गया, और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पर लाई जाएगी? पार्लियामेंट में लाई जाएगी। तो महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग क्या है? हटाने की प्रक्रिया। किसको? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। बेसिक राष्ट्रपति के लिए यूज की जाती है लेकिन हम है वो इसमें भी कर लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, सीजीआई और अदर जस्टिस है उनको भी। तो ये एक काम है वो इसका हो गया। ठीक है साहब। फिर ये क्या है? बहस का सार्वजनिक मंच। बहस करनी है सदन में है वो, किसी प्रश्न के ऊपर लेकर है वो विवाद चल रहा है कि साहब आप इस तरह का कानून है वो नहीं बना सकते, आपने ये गलत बनाया है, किसानों के हित है वो बर्बाद प्रभावित हो रहे हैं, किसानों को उपज का मूल्य नहीं हो रहा है, तो बहस हो रही है और उसमें जो बहस होगी वो मान्यप्रद होगी। तो बहस का भी एक सार्वजनिक मंच है वो ये होती है, संसद होती है। विभिन्न नियुक्तियों के मामले में भी है वो इसकी भूमिका होती है। नियुक्तियों के मामले में, फिर निर्वाचन के मामले में, किसका निर्वाचन? संसद किसका निर्वाचन करेगी? मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में, राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेगी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगी? संसद है वो लेगी। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में वो भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा को ये मिलकर राष्ट्रपति का इलेक्शन करते हैं। तो निर्वाचन का काम भी वो कौन करती है? संसद है वो करती है। तो विधायी, विधि निर्माण का, कार्यपालिका, न्याय का, बहस, नियुक्तियों के, निर्वाचन के, ये काम है वो संसद के होते हैं। और सबसे सुप्रीम काम कौन सा होता है? सबसे यदि सुप्रीम काम की बात करोगे तो सबसे सुप्रीम काम होता है इसका विधि निर्माण का। क्या करना? आप है वो कानून का देश के लिए है वो निर्माण करोगे तो ये काम है वो आपकी पार्लियामेंट है वो करेगी। तो ये पार्लियामेंट का काम। ये भी न्यायिक काम भी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो, इसका आ जाता है कि साहब ये निर्णय का है वो काम करेगी। तो ये न्यायिक काम है वो हो गया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। फिर निर्वाचन का है वो काम करेगी। किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, उनमें है वो बड़ी भूमिका होती है। ये बड़ी है वो बात, इसकी हमने कर ली। बात को है वो हम आगे थोड़ा बढ़ाएंगे पुनः। राज्यसभा की है वो कुछ शक्तियों की है वो बात करेंगे। राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ, कुछ लोकसभा की है वो विशेष शक्तियाँ, तो उसको है वो हम बात करें। राज्यसभा की यदि विशेष शक्तियों की बात करोगे प्यारे बच्चों तो बात बेसिक तो देखा जाए तो सामान्य मामलों में राज्यसभा और लोकसभा को समान सकती हैं। जैसे संविधान संशोधन का मामला आया, कोई सामान्य बिल है वो लाया गया, जैसे राज्य पुनर्गठन जैसा विधेयक है, कोई राज्य नया बनाना है तो उस तरह की कोई है, तो दोनों को समान अधिकार। लेकिन कुछ एक पावर है वो विशेष दी गई राज्यसभा को, जैसे कि एक अखिल भारतीय सेवाओं के ऊपर है वो दिया गया। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन का अधिकार किसको होगा? राज्यसभा को होगा। जैसे आप में से बहुत से आईएएस बनोगे, आप में से बहुत से आईपीएस बनोगे, बहुत से आईएफएस बनोगे, तो कोई भी देश के लिए अखिल भारतीय स्तर की, अखिल पूरे देश में काम करने वाली सेवा, उसका सर्जन करने का काम कौन करेगी? राज्यसभा है वो करेगी। ठीक है। फिर है वो बात करेंगे कि साहब कोई राज्य मामला है, राज्यों राज्यों के
विधि निर्माण के मामले पर राज्यसभा को विशेष शक्तियां, कोई राज्य का, जैसे कोई राज्य, राजस्थान राज्य, और राजस्थान राज्य की सरकार असफल है और वहाँ क्या है, एक तरह से राष्ट्रपति का शासन, और राजस्थान के लिए कोई कानून बनाना, तो ऐसी स्थिति में कानून बनाने का काम है वो कौन करेगी, राज्यसभा है वो करेगी। तो अखिल भारतीय सेवाओं का मामला आता है और राज्य विधि निर्माण का मसला आता है तो राज्यसभा को विशेष पावर है वो दिया गया। पुनः इस बात को है वो थोड़ा सा आप पीछे ले लीजिए, यहाँ चले आइए। यहाँ क्या है कि संसद क्या करती है, संसद क्या करती है, मतलब संसद के दो सदन है, संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ जो काम है ये दोनों समान रूप से कर रहे हैं। कानून निर्माण में लोकसभा में कोई बिल लाया, पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करने में भी राज्यसभा की भूमिका। न्यायिक काम में महाभियोग की तो दोनों में है। सार्वजनिक बहस दोनों में होती है। नियुक्तियों के मामले में दोनों की भूमिका है। निर्वाचन में दोनों की भूमिका है। तो यहाँ तो दोनों की समान है, लेकिन कुछ विशेष पावर है। तो विशेष पावर है वो यहाँ पर हो गई, एक तो मामला अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन का, और दूसरा राज्य की विधि निर्माण का कोई मसला आता है तो उसके ऊपर है वो राज्यसभा को विशेष पावर दिया गया है। तो ऐसे कैसे कुछ है, लोकसभा को भी है वो पावर दिया गया है कि लोकसभा को है वो विशेष शक्तियां दी गई। तो यहाँ पर है वो, मैं यहाँ है वो राज्यसभा नहीं है, यहाँ पर है वो क्या लेंगे हम, लोकसभा है वो लेंगे, क्योंकि वहाँ हमने है वो ले लिया तो यहाँ लोकसभा लेंगे। हमने कहा कि दोनों समान रूप से, लेकिन कुछ एक पावर है वो भिन्न। जैसे कि आप है वो लोकसभा को ले लीजिए, कोई धन विधेयक है, कोई विधेयक क्या है, धन विधेयक। धन विधेयक का मामला है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा पावर किसको दिया गया है, लोकसभा को दिया गया है। यानी कोई पैसे वसूली से संबंधित है, जो कर से संबंधित है, टैक्स, या कोई धन वसूली का मामला है, बजट का मामला है। बजट क्या है, बेसिक आय और व्यय का विवरण है, साल भर का सरकार क्या क्या खर्च है वो करती क्या नहीं करती, उनकी आमदनी का ब्यौरा। तो इसके ऊपर किसको अधिकार है, एक तरह से लोकसभा को अधिकार। आगे मैं बताऊंगा दो तरह के विधेयक भी होते हैं, उनके ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूं। तो ये एक विधेयक है, धन विधेयक, और धन विधेयक के ऊपर किसको ज्यादा पावर है, लोकसभा को है। यानी धन विधेयक लाया गया, कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में है वो लाया जाएगा। सर्वप्रथम कहाँ लाया जाएगा, हमेशा ही लोकसभा में लाया जाएगा, सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाएगा, ठीक है। और पास होने के बाद कहाँ भेजा जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा क्या करेगी, उसको 14 दिन रोक सकती है। चौदह दिन तक राज्यसभा उसको रोक सकती है, और राज्यसभा ने है वो 14 दिन तक रोक सका, किसी भी तरह का राज्यसभा के सदस्यों ने सिग्नेचर नहीं किया तो भी बिल पास हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा पावर लोकसभा को है, राज्यसभा को धन विधेयक के ऊपर गौण पावर है, कोई भी भूमिका नहीं है। आप रोक भी दोगे तो भी पास माना जाएगा, और आप है वो पास करो तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। इस मामले में है वो धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ज्यादा पावर दिया गया है राज्यसभा से भिन्न, और राज्यसभा की हमने वो बात उस पर कर ली थी कि दो है वो राज्यसभा को दिए गए। आप है वो बात यहाँ आ जाइए, थोड़ी सी दोनों की शक्तियां है वो दी गई। जैसे कहा गया कि संघ और समवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाना, धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को है वो पारित करने का काम है वो कौन करेगी, लोकसभा है वो करेगी। तो यहाँ पर भी आ जाओ कि सामान्य विधेयकों पर विचार कर पारित करना है वो राज्यसभा को भी पावर है, लेकिन धन विधेयक में है वो संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन उसमें संशोधन कर नहीं सकती, ये है वो करेगी। यानी सामान्य के मामले के ऊपर दोनों को समान है, ये संघ सूची पर बनाएगी और समवर्ती सूची पर। ये किस पर बनाएगी, ये कोई राज्य सूची का विषय, किसका है, राज्य सूची का विषय, तो उसके ऊपर कानून बनाने का पावर किसको दिया गया है, इसको है वो एक तरह से दिया गया, ठीक है। कर प्रस्ताव, बजट और वार्षिक वित्तीय जो विवरण है उसके मामले में किसको ज्यादा पावर है, लोकसभा को है। जबकि ये क्या कर सकते हैं, केवल संशोधन है वो पारित कर सकते हैं, बाकी उसमें कुछ भी तरह की है वो नहीं कर सकते। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न, प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है। किसको, कार्यपालिका यानी सरकार। अब जैसे मोदी सरकार है, सामान्य शब्दों में समझो, मोदी सरकार है, क्या सभी सदस्य हैं वो लोकसभा मोदी सरकार के हैं,
नहीं है। तो किसके हैं? सभी अलग अलग पार्टियों। मोदी हैं, मोदी कौन सी पार्टी से? बीजेपी से, लेकिन सभी है वो मोदी जी की पार्टी से नहीं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं। तो विपक्ष के सदस्य, तो सरकार के अलावा लोकसभा में दूसरे सदस्य उनको क्या कहा गया है? विपक्ष। और सरकार के सदस्य उनको क्या कहा गया है? सत्ता पक्ष। अब ये विपक्ष के लोग इनके ऊपर प्रश्न पूछते हैं कि साहब आपने है वो कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए, शिक्षा विभाग में कहाँ पैसे खर्च किए, कितनी वैकेंसी निकाली गई, स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया गया। तो उसके लिए प्रश्न पूछे जाता है, पूरक प्रश्न है, प्रस्ताव लाकर, या अविश्वास प्रस्ताव भी है वो लोकसभा में लाया जाएगा कि साहब मोदी सरकार का है वो विश्वास अब रहा नहीं, आपकी है वो सदस्य संख्या भी पूरी नहीं है और ऐसी स्थिति में सरकार गिर भी सकती है। तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा, जबकि यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर प्रश्न पूछ कर और संकल्प करके कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण है वो रखा जा सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव केवल यहाँ लाया जाएगा। ये संविधान में संशोधन कर सकते हैं और संविधान में संशोधन राज्यसभा को भी पावर बराबर है। आपातकाल में की घोषणा है वो कौन करती है? लोकसभा करती है, जबकि राज्यसभा नहीं करेगी। ठीक बात। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा भी सकते हैं। तो ये भी है वो राज्यसभा भी स्वयं करेगी। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी और जजों को हटाने में भी है वो काम लेगी। लेकिन केवल और केवल उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं लाया जाएगा। समिति और आयोगों का गठन करती हैं और उनके प्रतिवेदन पर विचार करती हैं। तो ये संसद को है वो राज्य सूची के विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है वो कौन देती है? राज्यसभा है वो देती है। तो ये राज्यसभा की है वो हमने शक्ति के ऊपर बात कर ली थी। अब ये लोकसभा की है, वो लोकसभा की शक्तियाँ धन विधेयक वाली है वो यहाँ पर मैंने बात कर ली है कि धन विधेयक का जो बड़ा मसला है उसके ऊपर इसको पावर दिया। धन विधेयक यानी धन से संबंधित है वो मसला आता, उसके ऊपर है वो ये काम करेगी। संसद कानून है वो कैसे बनाती है उसके ऊपर है वो बात करेंगे। कोई भी बिल है वो लाया गया, जैसे आपने कहा सर कानून है वो कैसे बनाएंगे, तो निश्चित प्रक्रिया होती है। जैसे कोई बिल लाया गया, उस बिल को लाने की कुछ नियत प्रक्रिया होती है और उस नियत प्रक्रिया में क्या किया जाएगा, उसका है वो एक तरह से कानून बनाने का काम होता है। तो उनके ऊपर है वो बात करेंगे कि क्या होता है कि बेसिक तो है वो कोई कानून लाने से पहले क्या होता है? विधेयक लाया जाता है। कानून बनने से पहले क्या होता है? विधेयक होता है। तो कानून और विधेयक का क्या मतलब होता है? कानून और विधेयक, विधेयक का मतलब जो कानून होता है ना उसका कच्चा रूप है और कुछ भी नहीं, इसको अभी तक पास नहीं किया है और इसको है वो कौन करेगी? अभी तक है वो संसद में रखना है। जबकि कानून बनेगा तो संसद से पास हो गया तब जाकर के क्या बनता है? ये कानून है वो बनता है उस स्थिति में। अब कोई विधेयक है, एक विधेयक लाया गया, ठीक है, ये विधेयक किसने लाया? मंत्रिमंडल ने लाया। किसने लाया? मंत्रिमंडल ने। मंत्रिमंडल जिसमें आपकी है वो एक तरह से कैबिनेट स्तर के लोग हैं बड़े। आपको मैंने बताया था पिछले चैप्टर में मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की वो हमने बात उस पर की थी। अब कोई विधेयक है उसका प्रारूप किसने रखा? मंत्रिमंडल ने है वो प्रारूप लाया और उस प्रारूप को कहाँ रखा गया? या तो आप लोकसभा में रखो और दूसरा सदन आपका कौन सा है? राज्यसभा में रखो। कैसा बिल है? सामान्य बिल। उस बिल को आप है वो रखो। माना कि हम क्या करेंगे? उस बिल को लोकसभा में रखेंगे। ठीक, लोकसभा में रखेंगे तो लोकसभा में बिल रखने के बाद में कुछ समितियां होती और उस समिति को है वो दे दिया जाएगा, आप क्या करो उसकी ड्राफ्टिंग है करो, समिति को भेज दिया। अब समिति उसके ऊपर अध्ययन करेगी, अध्ययन करने के बाद लोकसभा में है वो भेजेगी। बिल वापस लोकसभा में लाया, लोकसभा में लाकर क्या हुआ? लोकसभा उसके ऊपर चर्चा कर रही है और लोकसभा ने अब उस बिल को क्या किया? पारित किया। लोकसभा से पारित होने के बाद में बिल है वो कहाँ पहुंच गया? राज्यसभा में गया। ठीक, अब राज्यसभा वापस समिति को नहीं भेजी और राज्यसभा उसके ऊपर चर्चा करेगी कि ये बिल लाया किसानों के हित में है या नहीं है। माना कि किसानों के हित में ये नहीं है बिल, तो उसके ऊपर कहेगी कि ये बिल है वो हमें है वो उचित नहीं लगता और हम है वो इस बिल को है वो क्या करते हैं? खारिज करते हैं। तो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में बिल गया, अब बिल है वो पास नहीं हो पाया, कानून नहीं बन पाया। एक तरीका तो ये। अब इसमें है वो आगे दो तरीका। एक तो तरीका आप यह निकालो कि एक संविधान का आर्टिकल है 108
उसके तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाओ। क्या करो, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाओ। ज्वाइंट जो सेशन है वो बुलाओ। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। और उसमें बिल आप रख करके वो पास करवाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर सदस्य वो लोकसभा के सदस्यों को वैसे अधिकता होती है, तो उसमें प्रस्ताव वो पास हो जाएगा। और यहां से पास होने के बाद में कहां पर भेजोगे आप? राष्ट्रपति को भेजोगे। किसके पास? राष्ट्रपति। लोकसभा ने हस्ताक्षर किए, फिर राज्यसभा ने और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करते वो क्या बन जाएगा? कानून है वो बन जाएगा। अब है वो थोड़ी सी बात विधेयक के ऊपर है वो कर लेते हैं। विधेयक की यदि आप बात करोगे तो विधेयक है वो बेसिक दो तरह के होते हैं। विधेयक मैंने कहा कानून का कच्चा रूप है। दो तरह के विधेयक हैं। एक तो है वो प्रस्तुतिकरण के आधार पर, और दूसरा है वो बिल की प्रकृति क्या उसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर। किसकी? विधेयक की। प्रस्तुतिकरण का क्या मतलब हुआ कि उस बिल को प्रस्तुत किसने किया? उस बिल को क्या मंत्री ने किया है या लोकसभा या राज्यसभा के किसी सदस्य ने किया? यदि वह व्यक्ति मंत्री है तो प्रस्तुत किया गया बिल कैसा हो जाएगा? सरकारी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सरकारी। कौन है? तो वह मंत्री है। मंत्री संतरी है तो कोई बात नहीं। मैंने बताया था पिछले चैप्टर, मंत्री तीन तरह के होते हैं। केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। और इन तीनों में से कोई भी मंत्री है तो वह बिल कैसा हो जाएगा? सरकारी विधेयक कहलाया जाएगा। कैसा हो जाएगा? सरकारी विधेयक, यदि मंत्री ने प्रस्तुत किया है तो। और यदि कोई व्यक्ति मंत्री नहीं है, जैसे मैं लोकसभा का एक सांसद हूं या मैं राज्यसभा का सांसद हूं, लेकिन मैं कोई मंत्री हूं नहीं, तो ऐसी स्थिति मेरे द्वारा पेश किया गया बिल क्या कहलाया जाएगा? निजी विधेयक कहलाया जाएगा। दो तरह के बिल आ गए, एक प्रस्तुतिकरण के आधार पर सरकारी विधेयक, दूसरा निजी विधेयक। प्रकृति के आधार पर यदि आप देखोगे तो उसमें आपके दो तरह के है वो बिल। एक तो इसमें है वो धन विधेयक, कैसा है? धन विधेयक। और दूसरा है वो उसमें कौन सा? आपका संविधान संशोधन। या सामान्य विधेयक। तो ये विधेयक है वो प्रकृति के आधार पर कि धन का मामला है या संविधान संशोधन का मामला है या फिर सामान्य है, कोई राज्य का पुनर्गठन करना है, कोई भाषाई समस्या है, किसी को ज्यादा फंडिंग करना है, उस मसले का है। तो ये बेसिक है वो प्रकृति आ गई विधेयक की। अब इसकी जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा आप है वो यहाँ देख लीजिए। ये आपका एक प्रोसीजर पड़ा है। यहाँ पर आप देखिए ये एक विधेयक है, ये एक बिल है वो लाया हूं मैं, एक बिल है मेरा, और आज मुझे है वो पेश करना पार्लियामेंट में कि किस सदन में है वो रखा जाए। ये बिल एक प्रारूप है, इसको एक विधेयक कहा गया, कानून बनाने कच्चा रूप है। ठीक बात है, ये विधेयक है। अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, सीधी सी बात है। एक कोई बिल है वो मैं लेके आया और ये मेरा क्या है? विधेयक है। ठीक है, ये लोकसभा, ये राज्यसभा, और ये विधेयक कैसा है? धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं है। धन विधेयक नहीं है तो लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में भी है वो किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया। धन विधेयक नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सामान्य विधेयक है ये, या कौन सा है? या संविधान संशोधन का है। धन विधेयक नहीं तो सामान्य या संविधान संशोधन, तो किसी में भी पेश किया जा सकता है। ठीक बात। अब वापस दूसरी स्थिति के ऊपर आइए, अब यहीं पर ले लेते हैं कि माना कि वो विधेयक कैसा है? धन विधेयक है। कैसा है? धन विधेयक है। धन विधेयक है, क्या राज्यसभा में पेश किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। कहां पेश किया जाएगा? सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाएगा। आइए बात पुनः यहाँ, विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक बात।
यानी धन विधेयक नहीं था, कैसा था, हमारे सामान्य विधेयक था। और सामान्य विधेयक था तो हम क्या करेंगे कि जनरल जो विधेयक है उसको किसी भी में पेश किया जा सकता है। ठीक बात है, विधेयक समिति के पास भेजा जाएगा और उससे उस सदन में क्या होगा, चर्चा है वो होगी। अब विधेयक कहाँ भेजा हमने, मानांक है वो यहाँ पर लोकसभा में भेज दिया। ठीक है, और लोकसभा में भेजा तो लोकसभा क्या करेगी कि उसको है वो लोकसभा की एक समिति है उसको है वो आपने क्या किया, दे दिया। लोकसभा में भेजा और लोकसभा की कुछ समितियां बनाएगी। हम आगे पार्लियामेंट्री जो कमेटियां है उसकी बात करेंगे। इनको है वो लघु विधायिका भी है वो कहा गया। काम का सारा ये प्रारूप समितियां करती है, ड्राफ्ट बनाने का काम करती हैं, इन्हीं का ही काम है। नहीं तो नेता तो पढ़े लिखे हैं, वो कईयों को सिग्नेचर भी नहीं करना आता, गहरा करके अंगूठा देते हैं। तो वे लोग क्या कानून बनाएंगे, तो सारे अफसर है वो करते हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं वो करते हैं। आप है वो पढ़कर कल जाओगे, कल ऑफिसर बनोगे, लोकसभा के सचिव बनोगे, आप है वो महासचिव का पद है वो होगा, अलग अलग अफसर होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, तो आप है वो कानून निर्माण का काम है वो करोगे। तो ये है वो काम करते हैं। ठीक बात है, ज़्यादातर अफसर इनकी निगरानी करते हैं। तो विधेयक कहाँ भेजा, समिति के पास। अब समिति क्या करेगी, उसको अध्ययन करके रिपोर्ट देगी, किसको, वही सदन को, वापस उसी सदन को है वो दी, मानांक लोकसभा को दी। तो सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार कराया, अस्वीकार। अब सदन ने रिपोर्ट, इसने कमेटी ने किसको दी, लोकसभा को दी। लोकसभा इसको स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी है वो कर सकता है। अब करने के बाद में बिल को, विधेयक के ऊपर है वो विस्तृत रूप से चर्चा हो रही, कहाँ हो रही है, लोकसभा में हो रही है। ठीक है, विधेयक या तो पारित हो जाएगा या रद्द हो जाएगा। अब बहुमत मिला तो पास हो जाएगा, बहुमत नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मानांकी है वो यहाँ से क्या हो गया, बहुमत हुआ 50% प्लस अधिक, सामान्य विधेयक था, ये पास हो गया। और पास हुआ तो कहाँ गया, दूसरे सदन में कहा गया। कौन सा, ये राज्यसभा है। अब राज्यसभा इसको क्या करें, या तो मंजूरी दे या मत दे, या तो आप इसको है वो स्वीकार करो मत, सुझाव भी तो भेज दो कि इसमें से ये उत्पन्न होता हो तो हम साइन करेंगे। तो दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी देगा या इस पर एक सुझाव भेजेगा। ठीक बात। अब जो है इसने दूसरे सदन ने, कौन था ये, राज्यसभा थी। अब राज्यसभा ने इसके ऊपर है वो मंजूरी दे दी तो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा। और राष्ट्रपति उसके ऊपर जो है हस्ताक्षर करेंगे, वह क्या बन जाएंगे, विधेयक, कानून बन जाएंगे। बधाई हो, आपने कानून बनाने का काम है वो कर लिया। यानी यहाँ लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा ने उसको पास कर लिया तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया, और राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर करेंगे, वह विधेयक है। अब वह विधेयक नहीं रहा, और अब विधेयक नहीं होकर के अब ये क्या बन गया, ये एक तरह से कानून है वो बन गया। क्या बन गया, कानून है वो बन गया। अब यदि राज्यसभा ने यहाँ पास नहीं किया होता तो क्या करते हैं, एक स्थिति और भी है। यदि पास नहीं करते तो हमारे पास एक उपाय है, 108 श्री 1008 श्री 108। तो 108 श्री वाली बात नहीं, आर्टिकल है ये, क्या है, ये अनुच्छेद है हमारा। क्या कह रहे हैं कि साहब यदि गतिरोध होता है सदन में, लोकसभा और जो राज्यसभा, यदि किसी में गतिरोध होता है तो ऐसी स्थिति में है वो दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। दोनों को एक ही हॉल में बैठा कर वोटिंग है वो करो, उसको संयुक्त अधिवेशन है वो कहा जाता है। संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति बुलाएंगे और लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। तो ये एक स्थिति है, और उसके बाद में वोटिंग होगी, और उसमें ज़्यादा वोटिंग ज़्यादातर है वो लोकसभा की, उसके ऊपर है वो जीत होती है, और फिर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो ये बेसिक एक कानून बनाने का है हमारे पास क्या होता है, तरीका है वो होता है।